हमारी ध्यानशाला की ये दूसरी बैठक है और हम लोग संवाद की कला क्या है उसे सीख रहे हैं। हम लोगों ने भोर की बैठक में ये देखा कि संवाद जिसमें क्या हम बात कर रहे हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, जिसमें हम कैसे संवाद कर रहे हैं वह महत्वपूर्ण है। जो भी हमारे संवाद में दो तीन चीज़ें प्रमुख रूप से निखर करके आई हैं, उस पर प्रकाश डालने से पहले मुझे एक तेलुगु कहानी याद आती है। तेलुगु भाषी क्षेत्र में वह लोक कथा के रूप में प्रचलित है, जिसमें सुनना कैसे चमत्कारिक रूप से जीवन को रूपांतरित कर देता है उसको दर्शाया गया है। वो ऐसा हुआ हो न हुआ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर उसकी जो मर्म है, उसका जो रहस्य है, वो हमारे जीवन पर संकेत डालता है, हमारे जीवन पर वो गहराई से प्रकाश डालता है। एक व्यक्ति जिसको बिल्कुल भी कुछ जीवन के पार, जो लौकिक जीवन है, जो हमारा दैनंदिन जीवन है, उसके पार जो है उसको उघाड़ने की, उसको समझने की उसकी कोई रुचि नहीं थी और बहुत ही आलसी व्यक्ति था। उसका विवाह एक बड़ी ही मेधावी और बड़ी ही धर्मपरायण स्त्री से हो गया। जब वह ब्याह करके घर पे आई, उसने इस व्यक्ति को समझा, देखा और यह पाया कि यह व्यक्ति तो महा आलसी है, इसके जीवन में तो कुछ भी नहीं है। तो उसने उसको सिखाने के लिए, उसको समझाने के लिए कुछ तरकीब निकाली। कह सुन के जब हार गई तो तरकीब निकाली कि कहीं पर ये सत्संग में जाएं, कुछ तो समझ में आएगा इनको। तो तेलुगु क्षेत्र के जो सबसे बड़े प्रसिद्ध कथावाचक थे, वे उस गांव में पधारे और उन्होंने राम कथा सुनानी शुरू की। इतने मीठे स्वर में वो राम कथा सुनाते थे, इतने संगीतमय ढंग से वो राम कथा सुनाते थे कि श्रोतागण एकदम मुग्ध हो जाते थे। वो ऐसे वर्णन करते थे कि श्रोताओं के सामने ऐसा प्रतीत होता था कि बस पूरी राम कथा अभी घट रही है, पूरा राम का चरित्र, राम का जीवन अभी घट रहा है। तो इस स्त्री ने अपने पति को जोर दे करके भेजा कि जाओ और राम कथा सुनो। रात भर राम कथा चलती थी, सारा गांव मुग्ध होकर के सुनता था, बड़े ध्यान से सुनता था। ये व्यक्ति गया और जा करके जैसे ही राम कथा शुरू हुई वैसे ही वह सो गया। रात भर राम कथा चली, रात भर कीर्तन हुआ, रात भर सब लोग झूमे नाचे और उसे कुछ भी खबर नहीं थी। पर भोर जब प्रसाद वितरण हुआ तो किसी व्यक्ति ने इसको सोता देख इसके मुंह में प्रसाद डाल दिया, एक टुकड़ा मिठाई का डाल दिया। और जब सब चले गए, इसकी जब खूब दिन चढ़ाया, आँख खुली तो इसके मुंह में मीठा मीठा स्वाद था। वह व्यक्ति लौट करके घर गया। उसकी पत्नी ने पूछा कि राम कथा सुनी? उसने कहा हाँ हाँ सुनी। झूठ बोला? तो राम कथा कैसी रही? उसका स्वाद बड़ा मीठा है। अब राम कथा कैसी होती है उसको कुछ खबर ही नहीं थी, कुछ पता ही नहीं था। उसने जो उसके जीभ पर स्वाद था
वही कह दिया कि राम कथा बड़ी मीठी होती है। उसकी पत्नी ने समझा कि इसको बड़ा रस आया है, इसलिए कह रहा है राम कथा बड़ी मीठी होती है। बड़ी खुश हुई। दूसरे दिन फिर उसने धक्का मार के इसे भेजा। दूसरे दिन वह व्यक्ति गया और जा कर के, पहले ही पहुंचा था, जा कर के एक दीवार से सट करके बैठ गया। जैसे ही फिर कथा शुरू हुई वैसे ही फिर सो गया। रात भर राम कथा चली, उसको कुछ खबर नहीं थी। लेकिन उस दिन इतनी भीड़ हो गई कि लोगों को बैठने की जगह नहीं थी। बच्चे भी आए थे, बूढ़े भी आए थे, पुरुष भी आए थे, स्त्रियां भी आई थी। कहीं जगह नहीं थी कि जहाँ से सुना जा सके। लोग दूर दूर तक बैठे थे। तो एक बच्चा, वह भी अपने पिता के साथ सुनने आया था। उसके पिता ने कोई और जगह न देख करके उस बच्चे को इस सोते हुए आदमी के कंधे पे बिठा दिया। रात भर वो बच्चा बड़े मजे से उसके कंधे पे बैठ करके कुर्सी की भांति और पीछे दीवार पे टेक करके और कथा सुनता रहा। सुबह हुई, सब लोग अपना चले गए। वो बच्चा भी उसके कंधे से उतर करके चला गया। फिर लौटा, वो गया घर। उसकी पत्नी ने पूछा कि राम कथा कैसी थी, सुनी तुमने? कहा राम कथा बड़ी भारी थी, बड़ी वजनदार थी, मेरा तो पूरा कंधा टूट रहा है, बहुत भारी थी राम कथा। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि हो सकता है कि आज बोर हो गया हो, आज ऊब गया हो, इसलिए ऐसा कह रहा है कि राम कथा बड़ी भारी थी। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कल फिर जाना। तीसरे दिन वो गया और जाते ही फिर सो गया, वहीं जमीन पर ही सो गया। और रात भर राम कथा चलती रही, वो सोता रहा। और सुबह सब जब लोग चले गए तो एक कुत्ते ने आकर के उसके मुंह पर मूत्र त्याग कर दिया। और फिर थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसे बड़ा खराब स्वाद लगा। लौट के जब घर गया तो उसने पत्नी ने पूछा कि राम कथा कैसी रही? उसने कहा बहुत खराब स्वाद था, कुछ मतलब मेरा मन ही खराब हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा तो मैंने कभी भी चखा ही नहीं था, ऐसा स्वाद था राम कथा का। बड़ा आश्चर्य हुआ उसकी पत्नी को कि ये आदमी कर क्या रहा है, कभी मीठा है, कभी भारी है, कभी बड़ा साल्टी सा और बड़ा ख़राब सा स्वाद बता रहा है, खारा स्वाद बता रहा है। उसने कहा मैं आज चलूँगी तुम्हारे साथ। और वो जिद करके उसके साथ गई बैठी राम कथा में, एकदम सामने उसको बिठाया और कहा कि जैसे ही वो थोड़ा सा झपकी खाने लगा, उसने चिकोटी काटी उसको। आगे सोना नहीं है, राम कथा सुननी है, सोना नहीं है, राम कथा सुननी है। अब जैसे ही उसको झपकी आती वैसे ही वो उसको चिटकी काट लेती। अब उसे मजबूरी में आंखें खुली रखनी पड़ी। रात भर बेचारा न चाहते हुए भी राम कथा सुनता रहा। पहली बार उसे राम कथा कान में गई। राम कथा की जो रसात्मकता है, पहली बार कोई कथा उसके, कोई गाथा उसके, कोई जीवन चरित्र, कोई ऐसा जीवन चरित्र जो सामान्य जीवन से बिल्कुल पृथक है, न चाहते हुए भी उसके कान में पहली बार पड़ा। पहली बार उसके जीवन में कुछ ऐसा आया जो उसके रोजमर्रा के जीवन से अलग था। क्या करता था? भोजन करता था, सोता था, मैथुन करता था, जिसके लिए विवाह हुआ था। इन्हीं तीनों चीजों में उसका जीवन जा रहा था। पहली बार उसके कानों में राम कथा का प्रवाह बहा। और जब एक बार उसे थोड़ा सा रस आया, वो थोड़ा उमड़ने लगा, थोड़ा ध्यान से सुनने लगा। फिर उसे चिकोटी काट के जगाने की जरूरत नहीं, वो खुद ही बड़े रुचि से सुनने लगा क्योंकि उसे रस आने लगा। फिर राम कथा में आया कि हनुमान जी जब स्वर्ण मुद्रिका लेकर के राम जी की और अशोक वाटिका के लिए छलांग मारे समुद्र में, समुद्र के पार जाने के लिए, तो उनसे छूट करके वो मुद्रिका समुद्र में गिर गई। कुछ कथा में ऐसा था
कि मुद्रिका जो थी अंगूठी वो समुद्र में गिर गई। अब वो बड़े पशुपेश में पड़े हनुमान जी। वो वहाँ पे जो मंचन हो रहा था, जो वो कथा कह रहे थे, उसमें वो उठ करके ये खड़ा हुआ, कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं अब मुझे तैरना आता है, मैं अभी डुबकी मार करके मुद्रिका निकाल करके देता हूँ। सब लोग बड़े, पूरा गांव बड़ा हर्षित हो गया कि यह व्यक्ति राम कथा में ऐसा लीन हो गया कि यह कभी ख्याल ही नहीं आया। हम लोग तो सुनते थे कथा और आगे सुनते चले जाते थे, अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा, अब जो है वो राक्षस जो है मुद्रिका निकाल करके ले करके आएगा। पर राम कथा में ट्विस्ट आ गया कि कोई व्यक्ति हनुमान जी की मदद करने चल दिया। उसके अंदर ऐसा भाव उमड़ा कि वो राम कथा के प्रमुख पात्र का सहयोग करने के लिए आगे बढ़ गया। बड़ा हर्षित हुआ, बड़ा आनंदित हुआ, पूरा गांव जो है झूम उठा और उसकी बड़ी प्रशंसा हुई कि असली भक्त तो आप हुए, असली चरित्र तो आपने समझा राम का, कि आप स्वयं उसमें समा गए, स्वयं आप प्रभु की सहयोग, प्रभु के लिए सहयोग करने के लिए आगे बढ़ गए। उसे पहली बार फिर यह पूरा राम कथा का राज समझ में आया, उसकी रसोमयता उसको समझ में आई। फिर तो वो राम कथा का रसिक हो गया। फिर दूसरे दिन उसको घर से भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि राम कथा का रस आ गया। ऐसा एक जीवन चरित्र जीवन में प्रवेश किया जो इसके पहले बिल्कुल नहीं था। कुछ असाधारण प्रवेश किया जो पहले उसके ख्याल में भी नहीं था, और वह रामचरित जीने भी लगा। कहते हैं कि वह व्यक्ति संत हुआ, उसने राम को हृदय में ही उतार लिया। कथा पौराणिक है पर हमारे जीवन का बड़ा संकेत करती है। प्रारंभिक तौर पे हमको कुछ भी कहाँ समझ में आता है कि क्या है धर्म, क्या है ध्यान, क्या है अध्यात्म। पर अगर कोई मित्र ऐसा मिल जाए, कोई साथी ऐसा मिल जाए, कोई रिश्तेदार ऐसा मिल जाए जो किसी बहाने उकसाए, किसी बहाने प्रेरणा दे कि जाओ सुन करके आओ, जाओ कुछ करके आओ। हो सकता है कुछ किसी ढंग से, किसी तरीके से कोई ऐसा प्रारब्ध पुण्य उद्घाटित हो कि उसे ऐसी प्रेरणा मिले, और वो अगर सुनता है, राम कथा जीवन में उतर जाती है। हो सकता है पहला स्वाद जो है वो मीठा लगे, फिर दूसरा स्वाद जो है भारी लगे, क्योंकि कहाँ राम कथा सुनी है। पहले थोड़ा सा रुचि आए, बाद में फिर बड़ा बोर्डम आए, और फिर थोड़ी सी अजीब तरीके का स्वाद आए, कुछ और आए, क्योंकि बहुत कुछ चलता रहता है ना। अब आदमी सोया है तो उसके साथ बहुत कुछ उल्टा सीधा होगा। कोई मुंह में मिठाई डाल जाएगा, कोई कंधे पर बच्चे को बिठा जाएगा, नहीं तो कोई जानवर कुछ और कर जाएगा। वो सब चलेगा ना, सोए आदमी के साथ चलता है। पर अगर मित्र कोई ऐसा है, साथी कोई ऐसा है जो किसी भी तरह से चाहता है कल्याण हो, शुभ हो, पावन हो, और हम सौभाग्यशाली हैं, तो शुभता आ जाती है जीवन में। एक बार अगर रस आ गया, जिसको एक बार ध्यान का रस आ गया, अमृत जैसा भी कुछ हो फीका है। जिसको एक बार भी जागरण का रहस्य पता चल गया, उसके जीवन से सारा तम गिरना शुरू हो जाता है। हमको जब हीरे मिल जाते हैं, कंकर छोड़ने थोड़ी पड़ते हैं, कंकर छूट जाते हैं। हीरे हाथ में आते ही अगर हीरे की खदान हाथ में आ जाए, कौन कंकर बटोरेगा, कौन रेत बटोरेगा, अपने आप छूटता चला जाएगा। वैसा ही होता है। संवाद में
सुनना और कहना। जब सामने वाला बोल रहा है उसे सुनना, और जब मैं बोल रहा हूं उसे कहना। यह कहने सुनने की जो कला है, जो संवाद की कला है, क्या हम कह सुन रहे हैं वह बात गौण है। ये जो कहने सुनने में जो ध्यान का आवाहन है, ध्यान को अवसर देना है, इसमें ही स्वाद आ जाता है, उसमें ही उस पार के रहस्य का स्वाद आ जाता है। अभी हमारा जीवन क्या है? सब तरीके का भय है, सब तरीके का उपद्रव है हमारी खोपड़ी में, हमारे जीवन में सब तरीके की चीज़ें हैं। कुछ हमको कहने की, बार बार उसको प्रकाशित करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक बार अगर ध्यान का स्वाद आ गया तो ये सारी चीज़ें अपने आप गिरने लगी। तो मुझे कोई कहेगा कि ध्यान करो, कि ध्यान को अवसर दो, ध्यान अपने आप मेरे जीवन में होता रहेगा। मेरे लिए जो श्रेष्ठतम चीज़ है, जो चीज़ मेरे अंदर आनंद से भर देती है, मुझे इस अस्तित्व से संबंधित कर देती है, इस अस्तित्व से जो संबंध है के बीच में हमारे और अस्तित्व के बीच संबंध में जो दीवार है उसको गिरा देती है, फिर इसके बाद क्या हमको वह कला मांझनी पड़ेगी? वह कला फिर जीवन में रक्त की धारा की तरह हो जाएगी, श्वसन क्रिया की तरह हो जाएगी। तो हमारे सुबह के सत्र के बाद जो हम लोगों ने संवाद किया, उसमें सुनने की कला में 2-3 बातें प्रकाश में आई हैं जो साथ साथ हमने सीखी। पहली बात जो सुनने की कला में हमारे हाथ में आई वह है बिना विभाजन के सुनना। हमें प्रकाश में यह तथ्य आया कि जब हम सुनते हैं तो बांट करके सुन रहे हैं, हम चुन करके सुन रहे हैं, और बांट करके सुनने में सुनने वाला होता है। जब बहुत सारी आवाजें हो रही हैं, बहुत सारी ध्वनियां चारों ओर घट रही हैं, और उन सारी ध्वनियों का नामकरण मेरे भीतर चल रहा है कि यह पंछी की आवाज़ है, यह मोटर की आवाज़ है, यह कुकर की सीटी की आवाज़ है, यह इस इंसान की आवाज़ है। यह जो नामकरण चल रहा है, जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव के कारण जो है वह सुनने वाला वहां पर विद्यमान रहता है। यानी चुनाव और सुनने वाला मैं, वह एक साथ आता है। यानी चुनाव और बेहोशी एक साथ आती है। जब मैं बहुत सारी आवाजों में से चुनता हूं, मेरे भीतर घर्षण होता है, मेरे भीतर द्वंद्व होता है कि अरे मैं ये सुनना चाहता हूं, ये गीत सुनना चाह रहा हूं, यहां पे इतना कोलाहल क्यों हो रहा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ सुन रहा हूं, चुन नहीं रहा हूं, वहां पर कोई चुनाव नहीं है, मैं नहीं। यानी मैं जो सुन सकता हूं उसमें चुनाव होगा, उसमें विभाजन होगा। ये फला आवाज है, ये फला आवाज है, यह आवाज उससे अलग है। जबकि कान पर मिली जुली सारी आवाजें आ रही हैं, मिली जुली आवाजों में हम छांट करके अलग कर रहे हैं, ये उसकी आवाज है, ये उसकी आवाज है, ये उसकी आवाज है। वह भी तब जब हम सुनने की कला में प्रवेश कर रहे हैं। अदरवाइज सब कुछ यांत्रिक हो रहा है, यांत्रिक ढंग से सुनाई दे रहा है। पर जब हम सुनने में प्रवेश करते हैं, सुनने की कला सीखने में प्रवेश करते हैं, तब पता चलता है कि हम जो भी सुन रहे हैं वो पार्ट्स में सुन रहे हैं, अलग अलग तोड़ करके सुन रहे हैं, काट करके सुन रहे हैं कि ये फला आवाज़ है, ये फला आवाज़ है, ये फला आवाज़ है। इसका मतलब हम विद्यमान हैं। और साथ ही साथ प्रमाद विद्यमान है, बेहोशी है, बांट करके सुनने में बेहोशी है। लेकिन हमने यह सवाल उठाया
कि आवाज का बिना भाषा में प्रवेश किए सुनना क्या है। जो भी आवाज ईयर ड्रम पे टकरा रही है उसका बिना भाषा में प्रवेश किए सुनना क्या है। मैं जब भी सुनूंगा चुन करके सुनूंगा। मैं जो भी कर सकता हूं वो चुन करके सुनना होगा। आप देखिए भीतर कितनी भी आप कोशिश कर लेंगे पर सारी आवाज को बिना चुने आप सुन नहीं पाएंगे। आप चुनेंगे। इवन यह प्रश्न ही कि मैं अब बिना चुने सुनूंगा, यह चुनाव है ना। जैसे ही मैं ये कहता हूं कि अब मैं बिना चुने सुनूंगा, जो भी सुनाई देगा वही सुनूंगा, यह एक चुनाव है। पर मैं यह इस ट्रैप में नहीं फंसता हूं, इस जाल में नहीं फंसता हूं। मैं यह सवाल उठाता हूं कि वह सुनना क्या है जिसमें कोई पहचान नहीं है, कोई नामकरण नहीं है, कोई तख्ती लगाना नहीं है कि यह पंछी की आवाज है। चुनाव रहित सुनना क्या है, बिना भाषा में प्रवेश किए सिर्फ आवाज सुनना क्या है। वहां पर तत्क्षण देखिए, वहां तत्क्षण कोई मैं नहीं बच रहा है, कोई सुनने वाला नहीं बच रहा है, सिर्फ सुनाई देने की घटना घट रही है। वह आवाज का सुनना क्या है जो बिना चुने घट रहा है। मैं चुन करके, मैं ऐसे चुनाव में नहीं जा रहा हूं। बिना चुने सिर्फ आवाज आ रही है और एक चीज और सरक करके उसमें साथ साथ आ रही है, अवेयरनेस, जागरण, अटेंडिंग विदाउट अटेंडेंट। आवाज भी आ रही है पर वह आवाज होश में आ रही है, वह आवाज परिपूर्ण जागरण में आ रही है। तो मेरे हाथ क्या लगा, मेरे जीवन में क्या घुलता जा रहा है सुनने में। भाई सुनने में क्या, ठीक है पहले मैं चुन के सुनता था, अब बिना चुने सुनाई पड़ रहा है। क्या हाथ लग गया, हाथ लगा, जीवन में घुल रहा है जागरण, होश, अवेयरनेस। वहां बिना चुने सुनना क्या है, बिना बांटे सुनना क्या है, उस प्रश्न के साथ ही अवेयरनेस का जन्म हो गया। और एक दूसरी बात भी हम लोगों के संवाद में सामने आई है, वह है बिना प्रयास के। एक सुबह हम लोगों के संवाद में बात आई थी कि पहले हम लोगों ने लर्निंग की है। लर्निंग करने में करने वाला हमेशा मौजूद रहता है। हम सीखते हैं ना, कोशिश करके सीखते हैं, प्रयास होता है। हम भाषा सीख रहे हैं तो उसमें प्रयास है। हम गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, उसमें प्रयास है, कोशिश है। लेकिन यहां पर जब हम सवाल उठा रहे हैं कि बिना बांटे सुनना, सिर्फ आवाज का सुनना जो भी कान पर आ रही है उसको बिना भाषा में प्रवेश किए सुनना क्या है, यह निह प्रयास होगा। क्योंकि हम जो भी प्रयास से सुनेंगे वह चुनाव का सुनना होगा। यह बात उघड़ करके आई, यह बात साफ होकर के आ रही है कि हम जैसे ये सवाल उठाते हैं कि बिना बांटे सुनना क्या है, बिना भाषा का जो इंस्टॉलेशन है उसमें गए सुनना क्या है, वैसे ही बिना प्रयास जो सुनाई पड़ने की घटना हो रही थी वह साफ हो गई। उसके ऊपर जो आरोपण था, जो छाई हुई थी चीजें, बांट बांट करके जो सुनना हो रहा था, छट गया। देखिए बिना प्रयास के अब सुनाई पड़ा है। मतलब पहले सारी चीजों में एक्शन था जिसमें प्रयास था, लेकिन अब कोई ऐसी चीज है जो बिना प्रयास घट रही है। तो कौन कौन सी दो चीजें हमारे हाथ में आई,
सुनने में, सुनने की कला सीखने में, सुनने में जो संवाद की कला में जो एक हिस्सा सुनने का है, उसमें दो चीज कौन सी हाथ में आई? एक कि जीवन का कुछ राज ऐसा है जो बिना प्रयास के घट रहा है, जो हमारे बिना किए ही जीवन का शुभ घट रहा है, बिना मेरे सुने भी सुनाई पड़ता है, बिना प्रयास किए भी सुनना घटित होता है। एक चीज यह, और दूसरी चीज अवेयरनेस, दूसरी चीज जागरण, होश, वह भी हमारे साथ संवाद के इस प्रथम प्रयोग में, जिसमें सिर्फ आवाज का सुनना है, वह हमारे हाथ में आया। दूसरी कौन सी चीज हमारे हाथ में आई? बोलने में। बोलने में क्या हाथ में आया, जो कि हमने सुबह इस पर चर्चा की थी, कि जब भी हम कुछ बोलते हैं, चाहे वो प्रतिक्रिया के रूप में या हम जो भी कुछ कहना चाहते हैं उसको अभिव्यक्त करने के लिए, जब भी हम बोलते हैं तो बोलने से पहले हमारे अंदर जो बोला जाना है उसका कॉन्सेप्ट उभर करके आता है, ख्याल उभर करके आता है। चाहे मैं अगर यांत्रिक रूप से भी बोल रहा हूं तो मेरे अंदर पहले क्या आ रहा है, मैं बेहोश होकर के बोल रहा हूं तो भी मेरे अंदर क्या उभर करके आ रहा है? सबसे पहली घटना हो रही है कि मेरे चित्त पटल पे जो बोला जाना है वो ख्याल उभर करके आ रहा है, जो मैं कहना चाहता हूं उसका पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होकर के आता है। उसके बाद क्या आ रहा है? जो मुझे बोलना है उसके लिए भाषा के शब्द, जैसे अगर मैं पढ़ा लिखा हूं तो मुझे लिपि भी आएगी, मेरे पटल पर वह लिपि तैर जाएगी। पर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो सिर्फ ध्वनि आएगी। ध्वनियां मेरे मस्तिष्क में रिकॉर्डेड हैं, वो ध्वनियां जो मैं बोलना चाह रहा हूं उस छवि के साथ में है, और उस छवि को अभिव्यक्त करना है तो उस ध्वनि का उपयोग होगा। दूसरी तरीके से इसको हम साथ साथ चलते हुए समझते हैं। आप मान लीजिए मुझसे कहते हैं कि आप वृक्ष के बारे में बोलिए। सबसे पहले मेरे अंदर क्या आया? वह आकार जिसे वृक्ष कहते हैं, वह आकार जिसे वृक्ष कहते हैं, पहले वह उभरा। इसके बाद उसका गुण दोष, उसके पीछे जितने डाटाज हैं कि वह अच्छा पेड़ है, बुरा पेड़ है, फलदार है, फलदार नहीं है, वह छायादार है, छायादार नहीं है, उसके फल अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, उसके ऊपर घोंसला लगता है, नहीं लगता है, वह यहाँ पाया जाता है, यहाँ नहीं पाया जाता, जितने भी डाटाज हैं उसके साथ में उसकी सारी सूचना मेरे चित्त पटल पे एक साथ उभर करके आ गई। अब आपने मुझसे कहा कि मुझे उस वृक्ष के बारे में बोलना है, तो मैं अब शब्द दूंगा उन छवियों के साथ। जो वो वृक्ष आया है, जो वृक्ष की छवि मेरे अंदर उभरी है, जो आकृति उभरी है, उसके साथ वृक्ष नाम की आवाज भी है। अगर मैं पढ़ा लिखा हूं तो वृक्ष की वह लिपि भी है जिसमें व का अक्षर और छ यह भी उभर करके आएगा। यदि मुझे लिखना है तो मैं उस वृक्ष शब्द को लिख सकता हूं, पर अगर मुझे सिर्फ बोलना है तो वो जो आकृति उभर के आई है उसके साथ ध्वनि भी है। साथ मेरे अंदर जो चीजें, यह ध्वनि रिकॉर्डेड है। जो भाषा मैं जानता हूं, जो भाषा तो मेरे अंदर इंस्टॉल्ड है, जो ध्वनियां इंस्टॉल्ड है। अगर मैं अंग्रेजी भाषा जानता हूं, ट्री, मैं हिंदी भाषा के दूसरे शब्द पेड़, ये सारे शब्द, ये सारी ध्वनियां मेरे अंदर रिकॉर्डेड हैं। उस आकृति के साथ मेरे अंदर जो चीजें रिकॉर्डेड हैं, जो ध्वनियां रिकॉर्डेड हैं, वो
मेरे सामने आ गई, मेरे अंदर उभर करके आ गई। अब उसका उच्चार हो रहा है, वह आवाज पा रही है। उसको उच्चार करने के लिए मुझे ट्रेंड किया गया है, वो मेरे अंदर इंस्टॉल्ड है। तो मैं वह आवाज अपने मुंह से निकालता हूं, वृक्ष या पेड़ या ट्री, आवाज वो निकाल देता हूं कि ये वृक्ष है, पेड़ है। ये 3 तल पर बोलने की घटना घटती है। तीसरा भी इसको दूसरे तरीके से भी समझ लें। पहले तल पे जो भी कुछ मेरे अंदर चल रहा है वो बोलना है तो भी इसी तरह मैं बोलूंगा, या आपने कहा कि इस पर बोलिए तो भी मैं इसी तरह बोलूंगा, या आपने कुछ मुझसे पूछा तो भी मैं इस तरह बोलूंगा। कैसे? मान लीजिए आपने मुझसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। झट से जैसे ही आपने वो प्रश्न मेरे अंदर डाला, वह आवाज मेरे कानों में गई और कानों से फिर भाषा में गई, उसका अर्थ प्रकट हुआ और अर्थ के बाद अब मुझे उसका प्रत्युत्तर अंदर से आया, कहाँ के रहने वाले हैं। झट से मुझे एक शहर याद आया जहां मैं रहा हूं। मान लीजिए मैं क शहर का रहने वाला हूं। क शहर की आकृति मेरे अंदर आ गई, जहां मैं रहा हूं उसकी छवि उभर करके आ गई। बहुत सेकंड के 1000वें हिस्से में घटता है, वो छवि उभर करके आ गई और उस क शहर का जहां मैं रहा हूं, क गांव का जहां मैं रहा हूं, उसके साथ ही साथ उच्चारण, वह ध्वनि भी आ गई जो उसके साथ संलग्न है, उस छवि के साथ संलग्न है। क कैसे बोलना है वह ध्वनि संलग्न है। अब मैं उसको स्वर दे देता हूं। क अपने कंठ से बोल देता हूं, तालु से बोल देता हूं, उसको मुंह से आवाज वैसी निकाल देता हूं। ठीक, ये पहला जो तल है बोलने में, जहां पर सबसे पहले ख्याल आता है, सबसे पहले छवि आती है। तो संवाद कहता है, संवाद की कला कहती है कि वह जो पहला तल है जहां पर सिर्फ ख्याल उभर करके आता है, वहां अटेंडिंग क्या है, उस प्रथम तल की अटेंडिंग क्या है। इस पर हम सब लोगों ने सुबह की बैठक के बाद आपस में चर्चा की, प्रयोग किया है। उसमें 2-3 बातें जो उभर करके आई हैं, उसमें एक जो सबसे प्रमुख बात है वो साझा करने जैसी है कि अगर प्रथम तल पर यह प्रश्न है कि प्रथम तल का अर्थात जहां ये छवियां उभर करके आती हैं बोलने से पहले, यानी आवाज उच्चारण करने से पहले, वह भाषा जो रखी है उसमें प्रवेश करने से पहले जो छवि मेरे अंदर उभर करके आती है, वह छवि, उस छवि की अटेंडिंग क्या है, उस छवि की पूरी संरचना के प्रति जागरण क्या है। मैं जागने जा रहा हूं यह बात नहीं, उस छवि के प्रति जागरण क्या है, सिर्फ इतना प्रश्न मेरे अंदर आता है। क्या होता है? जैसे ही जो मैं बोलने चल रहा हूं, चाहे वो आपने जो सवाल पूछा है प्रतिक्रिया के रूप में उसका जवाब हो, चाहे मेरे अंदर जो भी कुछ चल रहा है उसको बोलना हो, या आपने कोई विषय दिया है उस पर बोलना हो, उसमें जो भी अनावश्यक है वो छट जाता है। अगर छवियां जहां पर हैं वहां पर बोलने से पहले वहां पर पाज है, वहां पर स्थगन है और वहां पर अटेंडिंग भरपूर है, तो वहां पर जो लागू नहीं है वह गिर जाएगा। यानी 100 में से 90 छवियां गिर जाएंगी। आपने पूछा कि आप कहां के रहने वाले हैं, मैं सिर्फ कहूंगा क शहर। क शहर अच्छा है, क शहर ख शहर से बहुत अच्छा है, क शहर में ये होता है, ये पैदा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा।
और वह जो अनर्गल मेरे अंदर चलता रहता है, जो मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ, जो बस मुझे बोलने के लिए बस बोलना चाहिए, यदि छवियों पर अटेंडिंग है, जो कुछ भी निकलता रहता है, बस यांत्रिक चल रहा है, यंत्र रुक जाएगा। और वहां क्या है यंत्र के रुकने पर? अवेयरनेस, साइलेंस। और वो मुर्दा साइलेंस नहीं है, क्रिएटिव साइलेंस है, बड़ी रचनात्मक मौन है, जागरण वहां पर शामिल है। और छवियां उतनी जितनी जरूरी है। अभी तो मैं कुछ भी दिन भर बोलता रहता हूं, जो भी ख्याल में आया, दूसरे के सामने बक रहा हूं, कोई नहीं है तो मेरे अंदर जो छवियां बन रही हैं, अपने अंदर ही जुगाली कर रहा हूं। इसमें एक बात और भी हमारे संवाद में शामिल आई। हम लोग जो साथ साथ चलते हुए सीख रहे हैं, उसमें एक बात और प्रकाश में आई। क्या? कि जब संवाद नहीं चल रहा है तो श्रवण और भाषण, बोलना, संभाषण और श्रवण, वह उस समय भी चल रहा है। यानी वह जो सुनने में, बात करने में जो हमने अवेयरनेस की कला सीखी है, वह अवेयरनेस बाद में भी एक्टिव है। बाद में जब मेरे सामने कोई नहीं है, जहां मुझे नहीं बोलना है, कोई जरूरी नहीं है, वहां भी सिर्फ सुना जा रहा है। और वह उस सुनने में जागरण अपने आप जीवन धारा से घुल रहा है। जहां पहले यांत्रिकता विराजमान थी, यांत्रिकता ने कब्जा किया हुआ था, वहां अब जागरण जगह ले रहा है। सिर्फ बिना विभाजन के सुनने में अटेंडिंग वहां पर जगह ले रही है। वह अटेंडिंग जो निह प्रयास है, वह अटेंडिंग जो मैं नहीं करता हूं, उस सुनने मात्र में, सुनने की कला में ही जीवन में ध्यान घुलता जा रहा है, ध्यान प्रवेश करता जा रहा है। और बोलने की कला में, बोलने की कला सीखने में मैं अपने अंदर उस तल पर सजग होने लगा हूं जहां छवियां चलती हैं। यानी अपने भीतर उतनी गहराई में मैं उतरने में सक्षम हो गया, मैं नहीं, जीवन उतनी गहराई में उतरने में सक्षम हो गया जहां पर शब्द भी नहीं है, आवाज भी नहीं है, विचार भी नहीं है, सिर्फ छवियां चल रही हैं। देखिए कला ये, जहां सिर्फ यांत्रिक रूप से ये छवि, वो छवि, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करूं, वैसा ना करूं, वगैरह वगैरह की जो छवियां उभर रही हैं, यानी शब्दों से पीछे, भाषा से पीछे, जहां पर सिर्फ छवियां उभर रही हैं, यांत्रिक रूप से बबलिंग हो रही है, वहां पर सब बबूले की तरफ फूट रहा है, वहां पर अटेंडिंग है, वहां पर जागरण है। यानी मेरे जीवन से जो यांत्रिक रूप से स्मृति से छवियां निकल करके आ रही हैं, वह सारी संरचना अपनी जगह पर होने लगी और वहां पर ध्यान विराजमान होने लगा, वहां पर ध्यान जगह लेने लगा। और एक और भी बात हमारे संवाद में निकल करके आई है जो महत्वपूर्ण है। कि बोलने में और कहने में, इन सारी घटनाओं में एक अखंड ढंग, अखंड कला जगह ले रही है। जब आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, तो ऐसा है कि जैसे अब मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं काउंटर कर रहा हूं, मैं सामना कर रहा हूं आपका। लेकिन जहां पर सिर्फ श्रवण है, वहां पर दो सामना नहीं हो रहा है, दो लोगों का सामना नहीं हो रहा है, सिर्फ श्रवण है। यानी ऐसा तल उद्घाटित हुआ है वहां पर जहां पर चीजें अखंड है, जहां पर चीजें बटी हुई नहीं है, जहां पर अभी क्या है, अभी बटा हुआ है, आप मुझसे अलग हो, मैं आपसे अलग हूं, मैं बोल रहा हूं तो
आपको कन्विंस करने के लिए बोल रहा हूं। आप बोल रही हो, मुझे कन्विंस करने के लिए बोल रही हूँ। मेरी जो निगाह है वो आपके ऊपर लगी हुई है जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं कैसे इनको कन्विंस कर ले जाऊं। और जब मैं सुन रहा हूं तो मैं तैयारी कर रहा हूं कि जैसे कि क्या इनको जवाब दूं, कैसे इनको काउंटर करके इनको हरा दूं, कैसे इनको चुप कराऊं। एक हमारे बीच में घर्षण चल रहा है, रस्साकसी चल रही है। लेकिन अगर हम संवाद की इस कला पर हैं, यानी मेरे अंदर आपको सुनते हुए सिर्फ श्रवण हो रहा है, सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है, और वह सुनाई देना मैं नहीं कर रहा हूं, वहां जागरण है, एक अखंड तल जिसमें कोई विभाजन नहीं है कहने सुनने में, वो उद्घाटित हो रहा है। वो वहां पर हमारे जीवन में आ गया, हमारे जीवन के प्रकाश में आ गया। अखंड बिना बटे हुए जीना, वह कला आ गई। मैं बोल रहा हूं, बोलने में मैं अपने अंदर जो छवियां चल रही हैं वो उसके प्रति मैंने सवाल उठाया है कि इन छवियों के प्रति अटेंडिंग क्या है। बोलने से पहले जो ये छवियां उभर करके आ रही हैं, इनकी भरपूर अटेंडिंग क्या है। बोलने से पहले, भाषा में जाने से पहले, उच्चारण में जाने से पहले इनकी अटेंडिंग क्या है। इसका मतलब जीवन छवियों से पीछे वाला जो है सरक गया। वहां पर जीने की कला छवियों से पहले जो जीवन है उसमें सरक गई। यानी मैं छवियों में कुछ चुन नहीं रहा हूं, छवियों में कुछ चुनाव नहीं हो रहा है। बोलने से पहले सिर्फ जागरण है वहां भरपूर, बिना चुने जितनी भी छवियां आ रही हैं उनके प्रति होश है। तो जहां बिना चुने होश है वहां बोलने वाला नहीं। जैसे सुनने में सुनने वाला नहीं बचा, वैसे बोलने में बोलने वाला नहीं बचा। क्योंकि बोलने वाला तब आता है जबकि किसी छवि विशेष को उसको प्रूव करना है, जब उसे कुछ कहना है कि नहीं मेरा ही पॉइंट सही है, नहीं यही बात सही है। नहीं, वहां पर सारी छवियों जो भी मेरे अंदर से उभर करके आ रही हैं उसके प्रति अटेंडिंग है। इसका मतलब वहां कोई बोलने वाला नहीं बचा। वहां सम्यक रूप से संभाषण है। वह संभाषण जो अवेयरनेस से जन्म ले रहा है। वहां पर पहले यांत्रिकता जगह लेती थी, बोलने वाला मैं जगह लेता था, अब वहां पर अवेयरनेस जगह ले रही है। अब वहां पर अवेयरनेस ने जगह ली हुई है, जागरण ने जगह ली हुई है। वह जागरण जो भी स्मृति में छवियां संचित हैं, जो भी कहने योग्य उत्तर देने योग्य है, उसका उपयोग करेगा। और उसके अतिरिक्त जागरण जो है वह और भी गहरी दृष्टि से जो कहने योग्य है वो कहेगा। और अगर नहीं कुछ कहने योग्य है, आपने अगर मुझे गाली दी है, सुना गया है, और सुनने के बाद मेरे अंदर अब मुझे बोलना है और मुझे गाली आ रही है, आपने कुछ किया है, मेरे अंदर अपशब्द आ रहे हैं, पर मैं इस प्रश्न के साथ हूं कि जो भी मैं कहने जा रहा हूं उसको बिना चुने उसके प्रति अटेंडिंग क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे गाली नहीं देना चाहिए, मैं अच्छा आदमी हूं या बुरा आदमी केवल गाली देता वगैरह वगैरह, वह नहीं। मेरे अंदर से गाली आ रही है, पर मैं इस प्रश्न के साथ हूं कि जो भी मुझे आ रहा है उसके प्रति, जो भी घृणा का भाव आ रहा है उसके प्रति अटेंडिंग क्या है। गाली आप नहीं दे पाएंगे। वो जो गाली वाली छवि आई है, जो मानसिक रूप से चोट पहुंचाने वाला एक भाव आया है, एक्टिव नहीं हो पाएगा। भाषा में आप नहीं जा पाएंगे, वो उसी जागरण में वहीं गिर जाएगा। इंटायरली डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग वहां पर वर्क करेगी। हो सकता है जहां पर पहले क्रोध में गाली आती, अपशब्द आता, अशुभ कामना आती, शाप आता, वहां पर करुणा आए। करुणा कुछ और कहे, करुणा कुछ और कन्वे करे। आपने चोट पहुंचाई, आपने नुकसान किया, यहां से गाली आई, पर उसके प्रति अटेंडिंग हुई, अटेंडिंग का प्रश्न वहां था। हो सकता है इसके बाद करुणा आए, गाली की बजाय करुणा कुछ कंपैशन की तरह देखे। हो सकता है कोई उत्तर ना दे, या हो सकता है कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम अपशब्द नहीं आया।
यह बड़ी खूबी है जागरण की, कि जागरण में आप जो अनुचित है वो नहीं कर पाएंगे। जागरण में आप किसी को छुरा नहीं मार सकते, जागरण में आप किसी का अनहित नहीं कर सकते, जागरण में आप भयभीत नहीं हो सकते, लोभग्रस्त नहीं हो सकते। जागरण में जो भी कुछ होगा वो परम कल्याण के लिए होगा। हो सकता है सामने वाले को न समझ में आए, लेकिन जो विहंगम दृष्टि है, जो पुनीत दृष्टि है, जो पावन दृष्टि है, वह कहती है कि जो हर काल में, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में शुभ है, वो कहने योग्य है, वह कहा जा रहा है, वह कन्वे किया जा रहा है। हो सकता है कि उस समय न समझ में आए, पर जो उसकी तरफ से कहा गया है वो शुभ ही कहा गया है, वह इन फिजाओं में रहेगा। जो कन्वे हुआ है वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस में विद्यमान हो गया, जो करुणा से कहा गया है। तो इतनी बात हमारे संवाद में भोर से लेकर के और सांझ की इस बैठक तक प्रकाश में आई है। हम लोग आज की रात इस प्रश्न के साथ रहेंगे कि जब संवाद नहीं हो रहा है, जो कि अब हम लोग अपने साथ होने वाले हैं, तब सुनना क्या है? मात्र सुनना, बिना चुने सुनना। जो भी सुनाई पड़ रहा है उसको बिना चुनने सुनना क्या है, बस। अर्थात स्पष्ट है कि मैं जो भी करूंगा चुन के सुनूंगा। तो बिना चुने सुनना क्या है, इसको फिर हम खूब मांझ करके अपने उसमें प्रयोग करेंगे। और जो यह दूसरी चीज आई है, बोलने में जो छवियां हमारे अंदर चल रही हैं, बातचीत सिर्फ बाहर ही नहीं चलती है, बातचीत भीतर भी चल रही है। भीतर भी जो दूसरा व्यक्ति बैठा है अंदर हमारे ख्यालों में, उससे कुछ कहा जा रहा है। तो भीतर भी जो हमारे अंदर एक व्यक्ति बैठ करके और हमारे अंदर दूसरा व्यक्ति बैठ करके जिसे कहा जा रहा है, उसमें जो छवियां बन रही हैं, जो पहली घटना हो रही है, उस पहली घटना के प्रति अटेंडिंग क्या है। अर्थात जो भी मेरे अंदर छवि बन रही है उसके प्रति अटेंडिंग क्या है, और जो भी सुनाई पड़ रहा है उसके प्रति अटेंडिंग क्या है। यानी जब संवाद नहीं हो रहा है तो भीतर छवियों का बनना, बाहर जो भी दिखाई पड़ रहा है उसके साथ अटेंडिंग में है, और सुनाई पड़ना उसके प्रति अटेंडिंग है। यानी यह कहना और सुनना एक साथ हम लोग अटेंडिंग में जाएंगे। यह पूरी भीतर छवि से लेकर के और बाहर जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है, आंख बंद कर लिए तो भीतर ही जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है और जो भी सुनाई पड़ रहा है, बिना चुने छवियों के प्रति अटेंडिंग क्या है, जो पहली घटना है बोलने की, और बिना चुने श्रवण के प्रति अटेंडिंग क्या है, जो कि चारों तरफ से सुनाई दे रहा है। भीतर भी आवाज़ें चल रही हैं, बाहर भी आवाज़ें चल रही हैं। भीतर भी आवाज़ें चल रही हैं ना, हमको सुनाई, हम भीतर जाएंगे तो सुनेंगे। भीतर कुछ कहा जा रहा है किसी को, भीतर कुछ सुनाया जा रहा है किसी को, भीतर कुछ पहले जो किसी ने कहा था उसको रिकॉल किया जा रहा है। वो आवाज़ें भीतर चल रही हैं, आवाज़ों की रिकॉर्डिंग भीतर प्ले हो रही है। तो भीतर की आवाज़ों की रिकॉर्डिंग के प्रति अटेंडिंग क्या है और बाहर की आवाज़ों के प्रति अटेंडिंग क्या है, जो मैं नहीं कर रहा हूँ। जो छवियाँ बाहर हैं, अगर आँख खुली है, उसके प्रति अटेंडिंग क्या है, और भीतर जो प्रथम घटना है संभाषण की, उसके प्रति अटेंडिंग क्या है, और यह समूची घटना में मात्र अटेंडिंग क्या है। बोलने से लेके सुनने तक अटेंडिंग क्या है, इसी प्रश्न के साथ अखंड अटेंडिंग क्या है, इसी प्रश्न के साथ आज की रात हम लोग प्रयोग करेंगे, अपने साथ रहेंगे। फिर जो भी कुछ आता है सुबह की बैठक में हम लोग साझा करेंगे। ये बहुत खूबसूरत शाम है, अभी अभी सूरज ढला है और चारों तरफ झींगुर की आवाज़, एक भीनी सी खुशबू फिज़ा में फैली हुई है, धीमी धीमी हवा चल रही है, और इस सहयोगी, इस हमारे साथ सीखने सिखाने वाले, इस समूचा जो भी लौकिक है अलौकिक है,
उसके प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हुए हम इन प्रश्नों के साथ रहने जा रहे हैं। धन्यवाद।